हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, आरजीएस से बीएचयू। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज वीक 9 का पहला लेक्चर। आज हम जानेंगे इवैल्यूएशन ऑफ हर्ड फर्टिलिटी, यानी पशुओं के झुंड में प्रजनन शक्ति का मूल्यांकन कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। इस व्याख्यान में हम लोग कवर करेंगे परिचय के साथ साथ डिफरेंट हर्ड फर्टिलिटी पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पे हम मूल्यांकन करते हैं, और हर्ड टारगेट क्या होना चाहिए, फर्टिलिटी का टारगेट जो डिफरेंट पैरामीटर है, और किस लेवल पर इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी किसको बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ द एनिमल टू रिप्रोड्यूस। एनिमल जो होता है, जो उनकी क्षमता होती है रिप्रोडक्शन की, जो एबिलिटी होती है ताकि वो अपने जैसे संतान को प्रोड्यूस कर सकें, इसी को फर्टिलिटी कहते हैं। तो जो फर्टिलिटी है वो एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी डेयरी फार्म के लिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, फर्टिलिटी अच्छा नहीं होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो दूध नहीं आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो फार्म मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रोडक्शन अच्छा होने के लिए फर्टिलिटी का होना अच्छा है, और फर्टिलिटी अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और उससे होने वाले जो बेनिफिट हैं, जो प्रॉफिट हैं, वो भी अच्छा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि समय समय पे जो फार्म में जो हमारा जो फर्टिलिटी है उसका मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारा सही सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं है, या कहीं पे इंटरफेरेंस करने की, या उसमें हमें कोई इशू आ रहा है तो उसको चेक करने की ज़रूरत है, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जो इफ़िशिएंट रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस जो होता है किसी भी फार्म का, वो आपको इंश्योर करेगा कि टाइमली काविंग हो, समय से वो बच्चे दें। अगर वो डिले हो रहे हैं तो जितना डिले होगा उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा। और ऑप्टिमल मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर जितना डिले होगा उतना ज़्यादा आपका मिल्क प्रोडक्शन का लॉस होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सिस्टेमिक जो इवैल्यूएशन है हर्ड फर्टिलिटी जो है वो होना चाहिए, एंड इट अलाउज द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आप मूल्यांकन करते रहेंगे तो क्या है कि आप अर्ली कोई भी प्रॉब्लम्स अगर फार्म में आ रहा है तो उसको अर्ली आप डायग्नोस कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उसको फिर आप अपना करेक्टिव मेजर्स अपना करके उसको उसी समय तुरंत का तुरंत उसको आप दूर कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो बहुत दिन तक आपके फार्म में परसिस्ट करेगा, आपका लॉस होता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये फर्टिलिटी का मूल्यांकन जो है बहुत ही आवश्यक होता है। इसी कारण से इस व्याख्यान को, इस लेक्चर को आपको लेक्चर में बताया जाएगा कि कैसे हम इसको करें। तो फर्टिलिटी जैसे हमने बताया कि एबिलिटी ऑफ द एनिमल टू रिप्रोड्यूस, मतलब वो अपने जैसे संतान जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, कितना उसकी एबिलिटी है, इसी को फर्टिलिटी कहते हैं। एक टर्म आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स टेम्पोररी इनएबिलिटी ऑफ द एनिमल टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन में टेम्पोररी इनएबिलिटी हो रहा है, मतलब कुछ समय के लिए वो बाधित हो रहा है, लेकिन अगर उसका हम सही से इलाज करें तो वो फिर ठीक भी हो सकता है। तो इसी को इनफर्टिलिटी कहते हैं। एक होता है स्टर्डिलिटी, ये परमानेंट इनएबिलिटी हो जाता है ना, एनिमल्स का टू रिप्रोड्यूस। तो इसमें रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है, या वो क्या है कि वो अपने जैसे संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं इन स्टर्डिलिटी। ये आपका ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होगा, ऐसे पशु को आपके फार्म से हटाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका फार्म प्रॉफिट में रहेगा। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या-क्या आपको रिकॉर्ड करके रखना है, आपको रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बताया गया होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं फार्म के लिए, जैसे हो गया आइडेंटिफिकेशन, जो काऊ का नंबर होता है, या जो सायर यानी जो मेल अगर कोई सांड यूज कर रहे हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, लास्ट काविंग डेट, वो बच्चे कब दी थी, है ना, इसका भी आप रिकॉर्ड करके रजिस्टर में मेंटेन करके आप रख सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट और सब्सिक्वेंट सर्विस, मतलब बच्चे देने के बाद जो है वो पहली बार कब सर्विस हुआ, या उसके बाद फिर कब सर्विस हुआ, मतलब ब्रीडिंग कब कराए उसका, फिर प्रजनन कब कराए, और जब ये हो गया, प्रजनन हो गया, तो उसका प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ कि नहीं, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, यस या नो। उसके बाद डेट्स ऑफ द स्ट्रेस ड्यूरिंग द वॉलंटरी वेटिंग पीरियड, अभी हम आगे चल के वॉलंटरी वेटिंग पीरियड भी बताएंगे।
तो उसका जो है उस दौरान में अगर स्ट्रेस में अगर कोई एनिमल आई है, हीट में आई है, तो उसका वो डेट क्या था। डेट व्हेन काउ वर कर्ल्ड, जब आप अपने फार्म से कुछ गायों को, जो इनफर्टाइल गाय है, बार बार का वो प्रॉब्लम कर रही थी या फिर स्टेराइल हो गई थी, तो उसको जब आपने हटाया, फार्म से हटाया, तो उसका डेट होना चाहिए। पेरी पार्चुरेंट मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पेरी पार्चुरेंट का मतलब हुआ कि बच्चे देने से पहले, बच्चे देने के समय और बच्चे देने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आया, तो इसको भी नोट करके ये रखना है। तो आइडियली ये जितने सारे इन्फॉर्मेशन हमने बताया, ये आइडियली जो है जिस ईयर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं उस ईयर का होना चाहिए या उससे 1 साल पहले का होना चाहिए, तभी आपका इवैल्यूएशन सही होगा, अदरवाइज आपका सही नहीं होगा। दूसरा क्या है कि ये जो इवैल्यूएशन है आपका फर्टिलिटी का, जो पूरे हम हर्ड का पूरे जितने ग्रुप में एनिमल रखे हुए हैं सबके जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो ट्वाइस अ ईयर होना चाहिए। 1 साल में 2 बार करते हैं तो ये आपका मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है, अदरवाइज फिर आपका मैनेजमेंट उतना उत्तम नहीं होगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि 2 बार कम से कम हम इसका इवैल्यूएशन करें, और ताकि कोई भी अगर हमें पता चल रहा है रिप्रोडक्टिव इशू कहीं पे आ रही है तो उसको हम तुरंत उसको दूर करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे हम फर्टिलिटी का इवैल्यूएशन करते हैं वो क्या-क्या है, वो मापदंड क्या-क्या है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो है जो यूज़ करते हैं हर्ड फर्टिलिटी के असेसमेंट के लिए, और ईच पैरामीटर जो है वो अपना एक देता है कि वो किस तरह से उसका इवैल्यूएशन कर रहा है, वो एक अपना दृष्टिकोण अपना रखता है रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए कि वो परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। तो इसमें जो कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसको वन वन करके हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपका नॉन रिटर्न रेट टू फर्स्ट सर्विस हो गया, काविंग इंटरवल हो गया, काविंग इंडेक्स हो गया, काविंग कंसेप्शन इंटरवल हो गया, डेज ओपन हो गया, काविंग टू फर्स्ट सर्विस इंटरवल हो गया, प्रेगनेंसी रेट हो गया, स्ट्रेस डिटेक्शन रेट हो गया, फर्स्ट सर्विस सबमिशन रेट हो गया, रिप्रोडक्टिव इफिशिएंसी एंड फर्टिलिटी फैक्टर। इसको हम एक एक करके इसको हम देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं नॉन रिटर्न रेट, ये क्या होता है। तो ये क्या है कि एनिमल को जब हम सर्विस कराते हैं या ब्रीडिंग कराते हैं या प्रजनन कराते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो या तो कंसीव करेगी या नहीं करेगी, 2 ही ऑप्शन हो सकता है। तो कंसीव करेगी तो फिर से वो स्ट्रेस में नहीं आएगी। अगर कंसीव नहीं की, गाभिन नहीं हुई, तो क्या है कि कुछ समय के बाद जो है फिर से वो हिट में आ जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी या मद में आ जाएगी। तो इसके लिए जो होता है, तो जो कितने वो जो काऊ हैं वो फिर से वो ब्रीडिंग कराने के बाद, प्रजनन कराने के बाद वो फिर से वो जो है हिट में आ रही हैं। तो इसको जो डिफाइन करेंगे, इट इज अ परसेंटेज ऑफ द काउ और हीफर, बच्चिया को भी इसमें साथ में लेते हैं, इन ए हर्ड, मतलब एक पूरा जो हर्ड है आपके पास फार्म में जितने एनिमल्स हैं, तो इन ए हर्ड दैट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द रिपीट इंसेमिनेशन, मतलब कि आपने अगर 100 गाय थी आपके पास, 100 गाय अगर हिट में आई, 100 को आपने ब्रीडिंग करा दिया, तो उसमें से कितने गाय जो है फिर से हिट में नहीं आई, फिर से उसको हमको रिपीट इंसेमिनेशन नहीं करना पड़ा, यही जो परसेंटेज है इसी को बोलते हैं नॉन रिटर्न रेट। जो हिट में आ गई मतलब वो फिर से रिटर्न हो गई, तो जितना नहीं आई वो उसको हम नॉन रिटर्न बोलते हैं। विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम, जैसे 30 to 60 डेज के अंदर जो है कि जिसे हमने इंसेमिनेशन कराया, वो 30 से 60 डेज के अंदर वो फिर से हिट में आई या नहीं आई, तो नहीं आई तो उसी को नॉन रिटर्न रेट बोलते हैं। तो इसका जो है ये इसलिए मेजर करते हैं ताकि इससे पता चलता है कि जो हम अगर हम नेचुरल सर्विस करा रहे हैं, नेचुरल तरीके से प्रजनन करा रहे हैं, किसी सांड से करा रहे हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो प्रजनन शक्ति है, उसको भी ये बताता है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर इस सांड से मान लीजिए कि सांड एक्स है, उससे हम उसका प्रजनन करा रहे हैं और वो गाय कंसीव नहीं कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं उस सांड में भी प्रॉब्लम है। दूसरा हो सकता है कि अगर हम एआई का यूज कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो जो इंसेमिनेटर है, जो एआई कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, हो सकता है कि वो अच्छे तरीके से ना कर रहा हो, तो वो भी एक इंडिकेट करता है, उसको भी मॉनिटर हम लोग कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये कंसीव नहीं की है तो इसके कारण से प्रॉब्लम हो। बट ये क्या है कि एक्यूरेट मेजरमेंट जो है फर्टिलिटी का, एक्यूरेट असेसमेंट या मेजरमेंट कर लीजिए, ये नहीं देता है। लेकिन हाँ, ये जो पैरामीटर्स है, दिस इज यूजफुल फॉर द असेसमेंट ऑफ द फर्टिलिटी वेयर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इज नॉट परफॉर्म, मतलब जहाँ पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की व्यवस्था नहीं है, नहीं करते हैं, वहाँ पे ये
यूजफुल होता है कि हाँ, इतने गाय अगर रिटर्न नहीं हुई है तो इतना कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट होगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना होगी ही। दूसरा है काविंग इंटरवल एंड काविंग इंडेक्स। अब इसमें क्या है कि काविंग इंटरवल उसको बोलते हैं कि एक बार गाय अगर बच्चे दी और फिर वो दूसरे बार बच्चे देगी, तो दोनों बच्चे देने का अंतराल, जैसे ये गाय जो है आज बच्चे दी, फिर ये कुछ दिन के बाद 1 महीने 2 महीने के अंदर वो कंसीव करेगी और फिर उसके बाद बच्चे देंगी, तो 2 बच्चे देने के अंतराल जो है कितने दिन का है, इसी को बोलते हैं काविंग इंटरवल। मतलब 2 काविंग के बीच के इंटरवल को काविंग इंटरवल बोलते हैं। और काविंग इंडेक्स हो गया, ये एक गाय के लिए हम लोग करते हैं। काविंग इंडेक्स किसको बोलेंगे? अगर आपके पास 100 जानवर है, 100 गाय है, तो 100 गाय का जो काविंग इंटरवल होगा उसके मीन, उसका एवरेज निकालिए, तो वो जितना होगा उसी को बोलते हैं काविंग इंडेक्स। सो इट इज अ मीन काविंग इंटरवल ऑफ ऑल द काउ। जितने भी आपके पास आपके फार्म में गाय हैं, उनका सबका काविंग इंटरवल का मीन जो होगा एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द टाइम, इसी को काविंग इंडेक्स करते हैं। तो दोनों में अंतर है, काविंग इंटरवल इंडिविजुअल गाय के लिए होता है और काविंग इंडेक्स जो है वो सभी गायों के लिए होता है, उसका मीन होता है वो। तो इसको याद रखना है। और इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो तुरंत कैलकुलेट नहीं होगा, इसको हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं, रिकॉर्ड देख के हम पीछे की तरफ जाते हैं और वहाँ से चेक करके हम कैलकुलेट करते हैं कि इनका काविंग इंटरवल क्या था और काविंग इंडेक्स क्या था। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कैलकुलेटेड रिट्रोस्पेक्टिवली, हम पीछे जा करके उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट रिसेंट काविंग, जो अभी अभी गाय बच्चे दी है, सबसे रिसेंट में है, उससे लेकर के हम लोग बैक में जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। अब ये जो काविंग इंटरवल जो है 12 महीने का गायों में होना चाहिए, 365 डेज का, ये ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है। लेकिन अभी क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे गाय जो हैं बहुत हाई इल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क देते हैं, 30 लीटर 40 लीटर तक देते हैं। तो वैसे गायों के लिए 14 महीने अभी एक्सेप्टेड किया गया है। तो अभी हम जहाँ भी डिस्कस करेंगे वो आइडियली जो 365 डेज है 1 ईयर का है, उसी को मान करके चलेंगे, उसी पे सारा बेस्ट है। तो ये जो पैरामीटर्स है ये करंट ईयर का असेसमेंट नहीं देता है, ये प्रीवियस ईयर का देता है। क्योंकि काविंग तो पहले हुई है, उसका रिकॉर्ड देख करके हम काविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि करंट ईयर का नहीं दे करके ये पिछले साल का ये देगा। और ये क्या है कि ये जो पैरामीटर्स है, स्पेशली द काविंग इंडेक्स डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द हीफर। बच्चिया को नहीं ये कंसिडर करता है, क्योंकि बच्चिया तो बच्चे देगी उसके बाद ही वो कंसिडर होगा। अब बच्चे कब देगी? जब प्रेग्नेंट होगी। लेकिन जो बच्चिया वहाँ पे है उसके वो कंसिडर नहीं कर रहा है फर्टिलिटी को। तो इस कारण से ये कभी कभी क्या होता है, ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू ये देता है, जो कि सही नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो काविंग इंटरवल और इंडेक्स जो है, इट इज द सम ऑफ द इंटरवल ऑफ द लास्ट काविंग टू कंसेप्शन। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे काविंग हुआ, उसके कुछ दिन बाद ये कंसेप्शन होगा, है ना, हिट में आएगी, फिर उसके बाद वो कंसेप्शन के बाद जितना दिन जेस्टेशन में रहेगी, मान लीजिए कि ये एवरेज 280 दिन होता है, ये 280 दिन है, इसको तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं हम लोग। 280 दिन गाभिन रहना ही रहना है, एवरेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एवरेज हम लोग मानते हैं गाय को रहना है। और ये हो सकता है आपका जो बच्चे दी, बच्चे देने के बाद हीट में आई, हीट में आने के बाद जो कंसेप्शन होता है वो 85 डेज, तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 365 डेज हो सकता है। तो ये 85 डेज है, इसी पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, ताकि हम उसको ऐसा मेंटेन करें कि वो हर साल बच्चे दे। अदरवाइज जितना डिले होगा उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा। तो ये हम 280 डेज को तो कुछ नहीं कर सकते, कंसेप्शन के बाद उतना समय लगना ही है बच्चे देने में, जो उसके पहले का पीरियड है उसको हम अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं कि उसमें डिले ना हो। नेक्स्ट जो है पैरामीटर्स जो है वो है काविंग कंसेप्शन इंटरवल। ये क्या है? इट इज ए इंटरवल बिटवीन द काविंग टू द सर्विस डेट रिजल्टेड इन द प्रेगनेंसी। मतलब जो काविंग के बाद जो हमने सर्विस कराया, आज यहाँ पे काविंग हुई, इसके बाद यहाँ पे सर्विस हुआ, अगर ये कंसीव कर गई तो ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ दिन के बाद कंसीव कर गई तो ठीक है। लेकिन अगर वो फिर से हीट में आई और फिर से हमको उनको इंसेमिनेशन करना पड़ा या सर्विस कराना पड़ा, तो इस वाले में अगर वो कंसीव करती है तो उसके लिए इफेक्टिव सर्विस ये ना होकर के ये हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ये 45 दिन में ये हुआ था और फिर 20 दिन ये बढ़ गया तो 65 दिन हो जाएगा इसके लिए, है ना। तो अगर वो 45 दिन में ही कंसीव कर गई तो उसके लिए इफेक्टिव सर्विस ये होगा। तो जो इफेक्टिव सर्विस होगा जहाँ पे कंसेप्शन होगा, तो काविंग के बाद
जब कंसेप्शन होता है वो दोनों के बीच के अंतराल को ही काविंग कंसेप्शन इंटरवल बोलते हैं। और अगर हम सभी गायों की बात करें तो उसको हम मीन बोलेंगे, मीन काविंग कंसेप्शन इंटरवल, है ना। एंड सभी गायों के लिए जब इफेक्टिव जो सर्विस होगा उसको कैलकुलेट, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं काविंग कंसेप्शन इंटरवल को C प्लस डी। सी जहाँ पे क्या है, इट इज अ मीन काविंग टू फर्स्ट सर्विस इंटरवल। ये फर्स्ट सर्विस हुआ, वो गाय बच्चे दी, उसके बाद पहली बार हिट में आई, वहाँ पे सर्विस कराए, तो ये होता है फर्स्ट सर्विस इंटरवल। एंड डी इज द मीन फर्स्ट सर्विस टू कंसेप्शन। अब ये फर्स्ट सर्विस से कंसेप्शन में कितना समय लगा वो होता है। तो अगर हम इसको 65 डेज यहाँ पे माने, ये 20 डेज, चूँकि वो एवरेज साइकिल जो होता है 21 डेज का होता है, तो अगर हम उसमें जोड़ें तो ये 85 हो जाता है। तो ये जो होगा ये 20 डेज, ये हो जाएगा 65 डेज, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया गया हुआ है। तो इसी पीरियड को हमको ध्यान में रखना है कि ये बढ़े नहीं। अगर इसको हम मेंटेन करके रखते हैं तो हमारा फार्म प्रॉफिटेबल होगा। तो जो काविंग कंसेप्शन इंटरवल है, आप सिंपल से समझिए कि ये बच्चे देने के बाद वो जब गाभिन हो रही है, कंसीव कर रही है, वो दोनों के बीच का अंतराल, वो चाहे एक सर्विस में हो या 2 सर्विस में हो या 3 सर्विस में हो, वो अंतराल हमें देखना कि कितना है। एक होता है डेज ओपन। डेज ओपन का मतलब क्या हुआ कि द इंटरवल फ्रॉम द काविंग टू सब्सिक्वेंट इफेक्टिव सर्विस। अगर यहाँ पे काविंग हुआ और इफेक्टिव सर्विस जब तक कंसेप्शन हुआ, वो दोनों के बीच का अंतराल कितना दिनों का है, और जितना दिन तक वो गाय गाभिन नहीं रही उसी को डेज ओपन बोलते हैं। सो दिस इज द इंटरवल फ्रॉम द काविंग टू सब्सिक्वेंट इफेक्टिव सर्विस फॉर दोज काउ डेट कंसीव, जो कंसीव करती है उसके लिए, और फ्रॉम काविंग टू कलिंग। अगर आपके फार्म से कलिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, आप उसको हटा रहे हैं तो काविंग हुआ। अब मान लीजिए कि 1 साल बाद हटाया तो 1 साल तक वो ओपन रही, वो कंसीव नहीं की, तो कलिंग या डेथ हो गया पशु को, तो जहां डेथ हुआ वहां तक कंसिडर करते हैं। तो फ्रॉम काविंग टू कलिंग फॉर दोज काउ डेट डिड नॉट कंसीव, तो जो कंसीव की उसके लिए अलग, जो कंसीव नहीं की उसके लिए थोड़ा सा अलग, इसी को बोलते हैं डेज ओपन। सो डेज ओपन जो होता है हमेशा थोड़ा सा उसका लेंथ जो बड़ा होता है काविंग कंसेप्शन इंटरवल से। क्यों बड़ा हो जा रहा है आप समझ गए यहाँ पे। However, it may be the same, अगर काविंग कंसेप्शन इंटरवल के भी सेम हो सकता है अगर सभी के सभी गाय जो है जिनको सर्विस कराया गया वो कंसीव कर गई। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, कई गाय आपकी सर्विस कराया गया कंसीव नहीं की, तो उनके लिए जो है क्या है कि वो डेज बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और उसको हम लोग डेज ओपन बोलते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है काविंग टू फर्स्ट सर्विस इंटरवल। अब यहाँ पे पहली बार इट इज ए इंटरवल फ्रॉम काविंग टू फर्स्ट सर्विस। पहले बार हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव सर्विस की बात कर रहे थे जहाँ पे कंसेप्शन होता है। अभी यहाँ कंसेप्शन की बात नहीं करेंगे, फर्स्ट सर्विस की बात करेंगे। यहाँ पे काविंग हुआ और पहली बार जो हिट में आई तो दोनों के बीच का अंतराल कितना है, तो उसी को बोलते हैं। तो ये जो है द मीन वैल्यू ऑफ द काविंग टू फर्स्ट सर्विस, जैसे हमने पहले भी बताया कि 65 डेज होना चाहिए। अगर इससे लंबा हो रहा है तो, अगर मीन वैल्यू, इंडिविजुअल गाय की बात नहीं कर रहे हैं, मेन वैल्यू अगर लंबा हो रहा है तो प्रॉब्लम है, आपको देखने की जरूरत है। तो ये इन्फ्लुएंस किन किन कारणों से ये प्रभावित होता है, तो इसके पीछे 2-3 कारण है जिसके कारण से ये जो 65 डेज का जो लेंथ है वो आपका प्रभावित हो सकता है, इलोंगेट हो सकता है। वो क्या क्या है, ब्रीडिंग पॉलिसी ऑफ द फार्म। आपने जो ब्रीडिंग पॉलिसी बना कर रखा है कि हमको बच्चे देने के बाद अगर गाय हिट में आती है तो कितने दिनों के बाद हमको उसका जो है कंसेप्शन कराना है या ब्रीडिंग कराना है, इसी को बोलते हैं वॉलंटरी वेटिंग पीरियड। मतलब कि आप पर्पसफुली उस गाय को इतने दिनों तक आप मैटिंग नहीं करा रहे हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन 45 डेज को आइडियल मानते हैं। ये आगे पीछे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो एक तो ब्रीडिंग पॉलिसी पे डिपेंड करता है, दूसरा है कि डिलेड रिजम्पशन ऑफ द साइक्लिसिटी। अब मान लीजिए कि टाइमली साइक्लिसिटी जो है, गाय बच्चे दी उसके बाद फिर से हिट में आना जो जितने टाइम पे होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, टाइमली वो रिजम्पशन नहीं हुआ, अब वो डिले हो गया, तो आपका जो ये पीरियड है 65 डेज का वो भी बड़ा हो जाएगा। फेलियर टू डिटेक्ट द स्ट्रेस, अगर आपको जो क्या था कि आपका स्ट्रेस को डिटेक्ट कर लेना था, आपकी इफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए, लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर तो 20-21 दिन बाद ही वो हिट में आ गया है, तो ये पीरियड फिर आपका इलोंगेट हो जाएगा। तो इसीलिए आपका हिट डिटेक्शन सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए।
तो जो गाय जो है ये क्या होता है कि प्रायः ये 2 से 3 वीक में क्या है कि बच्चे देने के बाद वो हिट में आना शुरू हो जाती है बच्चे देने के बाद। लेकिन क्या है कि पर्पसफुली जो है उसको एटलीस्ट 45 डेज तक उसका मैटिंग नहीं कराते हैं, प्रजनन नहीं कराते हैं। इसी को वॉलंटरी वेटिंग पीरियड बोलते हैं। ये आइडियली एक्सेप्टेड है, लेकिन ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे कोई गाय जो है, जैसे बछिया है, पहली बार अगर वो बच्चे दी है तो उसके लिए थोड़ा सा वो डेज बढ़ जाएगा। हाई इल्डर्स है तो उसके लिए थोड़ा सा ये 45 दिन से आपका हो सकता है कि 50 दिन 55 दिन इस तरह से हो जाए। और दोज दैट हैव डिस्टोकिया और प्रॉब्लम्स इन द पुअर पेरियम पीरियड, मतलब बच्चे देने के बाद का कुछ समय होता है, उसमें अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशंस था या इन्फेक्शन हो गया तो उस समय भी ये कंसेप्शन 45 डेज में नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। नेक्स्ट जो है ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट। ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट को पहले बोला जाता था ओवरऑल कंसेप्शन रेट, आजकल टर्म यूज किया जाता है ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट। इसमें क्या होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ द सर्विस जितना है ना कि उसको हम ब्रीडिंग करा रहे हैं। आपके पास अगर 100 गाय है तो 100 गाय को कितना बार ब्रीडिंग कराया कि वो कंसेप्शन हुआ। सो टोटल नंबर ऑफ द सर्विस गिवन इन अ हर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम दैट रिजल्टेड इन कंफर्म्ड प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता है, ये प्रेगनेंसी आपका टेस्ट कब होना चाहिए, नॉट लेस देन 42 डेज। 42 डेज में, चूंकि मान लीजिए कि 30 डेज में आपने प्रेगनेंसी कंफर्म कर दिया किसी मेथड से, तो वहां पे कंसिडर करेंगे। तो हो सकता है 30 डेज के बाद कई बार क्या होता है एम्ब्रायनिक डेथ हो जाता है एनिमल का, तो वो तो फिर नॉन प्रेग्नेंट हो गई, वो फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो गया। लेकिन तो इसलिए कहा जाता है कि 42 डेज में आपने जो प्रेगनेंसी कंफर्म किया है उस समय ये कंसिडर करता है। तो जितने आपने सर्विस कराए और उसमें से कितना कंसेप्शन हुआ, तो टोटल नंबर्स ऑफ द सर्विस गिवन इन अ हर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड, एक समय के अंतराल में, डेट रिजल्टेड इन कन्फर्म प्रेगनेंसी नॉट लेस देन 42 डेज। 42 डेज से नीचे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट। अब जैसे एक एग्जांपल दिए कि आपके पास मान लीजिए कि 100 गाय है, 100 गाय को आपने किसी को एक बार सर्विस कराया, किसी को 2 बार कराया, किसी को 3 बार कराया, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए कि 180 सर्विस आपने कराया 12 महीनों में, 100 गाय को 180 सर्विस 180 बार आपने मैटिंग कराया, तब जाकर के उसमें से 90 जो काव हैं आपके गाय वो गाभिन हुए, 90 गाय गाभिन हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 90 गाभिन होगा तो आपका जो प्रेगनेंसी रेट है वो 90% हो गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप में से 100 गाय को आपने 100 में से आपका 90 जो है वो कंसीव की, बट ये कंसेप्शन कितना है, 180 सर्विसेज के बाद है। तो आपका है 180 सर्विसेज में से 90 काउ जो हैं वो क्या हुए, कंसीव किए, तो आपका जो कंसेप्शन रेट होगा वो 50% होगा, क्योंकि 180 सर्विस में से 90 ही कंसीव की, तो ये जो आपका हो गया वो 50% आपका प्रेगनेंसी रेट आपका कहलाएगा। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि 100 में से 90 हो गया तो 90% आप कह दें, नहीं, ये आपका 50% ही होगा। तो ये जो है ओवरऑल जो प्रेगनेंसी जो हम लोग मानते हैं कि ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट शुड बी 58%। आपके फॉर्म में अगर 58% ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट है तो आपका फॉर्म सही है, अगर उससे कम है तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह से फर्स्ट सर्विस प्रेगनेंसी रेट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहली बार जब सर्विस कराया तो कितना उसमें से गाय गाभिन हुई, तो वो करीब करीब 60% आपके फॉर्म में आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो आपका फॉर्म सही चल रहा है। उसके बाद स्ट्रेस डिटेक्शन रेट की बात करते हैं, स्ट्रेस आप कितना डिटेक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेस डिटेक्शन रेट क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ द एलिजिबल काउ। एलिजिबल काउ कहने का मतलब हुआ कि गाय बच्चे दी, बच्चे देने के बाद अगर हम वॉलंटरी वेटिंग पीरियड अगर 45 डेज के मान रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है 45 डेज में बन रही है। अगर हम 50 डेज का मान रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी 50 डेज में बन रहा है, उससे पहले हम उसको एलिजिबल नहीं मानते हैं। तो जो एलिजिबल काउ थे हमारे पास, जितने भी अगर फार्म में एलिजिबल काउ थे कि 45 डेज के हो गए बच्चे देने के बाद, तो उसमें क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ द एलिजिबल काउ इन द हर्ड दैट आर अब्जॉर्ब इन द हीट। अब उसमें से मान लीजिए कि 100 एलिजिबल काउ थे, तो उसमें से कितना जो है आपके हर्ड में जो है ना, आप उसमें स्ट्रेस डिटेक्शन कर पाए एंड प्रेजेंटेड फॉर द इंसेमिनेशन, उसको हीट को डिटेक्ट किए और आप फिर इंसेमिनेशन के लिए आप ले गए ओवर ए स्पेसिफाइड एक समय के अंतराल के बाद। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस डिटेक्शन रेट।
ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है, नंबर्स ऑफ इंटर सर्विस इंटरवल, मतलब दो सर्विस के बीच का इंटरवल जो रिकॉर्ड करते हैं, और फिर नंबर्स ऑफ इंटर सर्विस इंटरवल प्लस इसमें मिस्ड हिट। मान लीजिए कि आज आपने किया, फिर अगला हिट जो है या स्ट्रेस जो आया था या मत जो आया था उसको आप मिस कर गए, आपको पता ही नहीं चला, फिर अगले बार उतने ही दिन के अंतराल पे, जो कि 20-21 दिन का अंतराल, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो आप समझ जाइए कि फिर हम पिछले इतने समय के बाद अगर वो आ रही है हिट में, तो हमने एक हिट मिस किया, तो जितना हिट मिस करेंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये एक तरीका है मेजरमेंट निकालने का। तो दिस मेजरमेंट जो है, इसका जो हिट डिटेक्शन रेट है, इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। हैंस फर्स्ट सर्विस सबमिशन रेट, इसीलिए क्या है कि आजकल हिट डिटेक्शन रेट के जगह पे फर्स्ट सर्विस सबमिशन रेट को कंसिडर किया जाता है, उसको कैलकुलेट करते हैं आप असेसमेंट ऑफ द फर्टिलिटी के लिए। तो फर्स्ट सर्विस सबमिशन रेट क्या है? दिस इज अ मेजर्स ऑफ द हाउ क्विकली काउ आर सर्व्ड आफ्टर दे हैव बिकम एलिजिबल। जैसे वो एलिजिबल हो गया तो आप कितना क्विकली उसको सर्विस करा पा रहे हैं। जितना क्विकली सर्विस कराएंगे आपका, और जितने गायों में करा पाएंगे वही आपका सबमिशन रेट हो जाएगा। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ द एलिजिबल काउ और हीफर्स सर्व्ड विद इन 21 और 24 डेज। 21 क्या है? एवरेज है। 24 जो है स्ट्रेस साइकिल है, जिसे हमने पढ़ाया तो मैक्सिमम लेंथ तक जाता था। तो या तो आप 21 पे कैलकुलेट कर सकते हैं या 24 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितने भी एलिजिबल काउ थे उनको आपने, जैसे 45 डेज का वॉलंटरी वेटिंग पीरियड हम मानते हैं, तो 45 डेज में एलिजिबल हो गया। अब 45 से लेकर के 21 डेज के बीच में कितने गाय का आपने सर्विस करा दिया। अगर 24 मान रहे हैं तो 24 में डेज के अंदर कितने गाय का सर्विस या प्रजनन करा दिया, वही सबमिशन रेट कहलाता है। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। सो अगर वो गाय आपकी किसी प्रॉब्लम्स, डिस्टोकिया हो गया था या अबनॉर्मल प्यूरपेरियम पीरियड में कुछ अबनॉर्मलिटी कॉम्प्लिकेशंस है, यूट्राइन इन्फेक्शंस हो गया, तो उस कंडीशन में जो है गाय को हम 45 डेज वॉलंटरी वेटिंग पीरियड नहीं मानते हैं, 60 दिन के बाद ही उसको सर्विस करानी चाहिए। हीफर्स से या काउ यील्डिंग मोर देन 4 लीटर्स काउ है, तो उसके लिए जो है वॉलंटरी वेटिंग पीरियड जो है हम लोग 50 डेज का मानते हैं, रखना चाहिए। ये आइडियल सबमिशन रेट अगर आपका 80% है फॉर्म में, अगर 100 एलिजिबल गाय आपके पास आपके फार्म में थी, उसमें से 80% को आपने सबमिट कर दिया फॉर द सर्विस और इंसेमिनेशन, तो ये आइडियली अच्छा माना जाता है कि आइडियल है, सब कुछ सही चल रहा है। इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, ये है फार्मूला है नंबर्स ऑफ द काउ सर्व्ड और नंबर्स ऑफ द एलिजिबल काउ। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है मेजरमेंट का। तो ये क्या है? इट इज ए सिंगल इंडेक्स है, सिंगल इंडेक्स दैट प्रोवाइड्स द ओवरऑल मेजरमेंट। क्या होता है कि इसमें कई पैरामीटर्स को इसको लेकर के इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, और एक रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी एक सिंगल इंडेक्स देता है कई पैरामीटर्स को लेकर के। सो इट इज ए सिंगल इंडेक्स दैट प्रोवाइड्स द ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ द फर्टिलिटी व्हाइल टेकिंग इनटू द अकाउंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबमिशन रेट की जरूरत पड़ती है। सबमिशन रेट इनटू ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट डिवाइडेड बाय 100। आप अगर करते हैं सबमिशन रेट आप कैलकुलेट कर लीजिए, ओवरऑल प्रेगनेंसी रेट कैलकुलेट कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए 100 से, तो आपके फार्म का रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी निकल जाएगा। इसकी खासियत क्या है? बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है कि अगर मान लीजिए कि कोई हर्ड मैनेजर है, वो बहुत इंथुजियास्टिक हो गया, हमको ज़्यादा नंबर्स ऑफ द काउ जो है वो सबमिट कर दिया सबमिशन के लिए, जो हिट में नहीं था उसको भी सबमिट कर दिया, वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो सबमिशन रेट हाई हो जाएगा। लेकिन जो हिट में नहीं थी उसको भी एआई करा दिया या सबमिट कर दिया, तो प्रेगनेंसी वहाँ पे कम हो जाएगा। तो अगर सबमिशन रेट बढ़ रहा है तो कंसेप्शन रेट वहाँ पे घट करके कंपनसेट कर देगा, तो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी आपका वो सही, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसी तरह से अगर वो कम गाय हिट में भी थी और कम सबमिट हुआ, सबमिशन रेट कम हो गया, तो सबमिशन रेट कम होगा तो, लेकिन जो एक्चुअली हिट में थी वही सबमिट हुआ, तो प्रेगनेंसी रेट वहाँ पे बढ़ जाएगा, तब भी आपका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका एक एडवांटेजेज है रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी का। उसी तरह से फर्टिलिटी फैक्टर भी है, इसमें कुछ नहीं है। वहाँ पे जो हमने यहाँ पे फार्मूला बताया था सबमिशन रेट, यहाँ पे आ गया है स्ट्रेस डिटेक्शन रेट इनटू ओवरऑल प्रेगनेंसी और 100, इसी को फर्टिलिटी फैक्टर का नाम दिया गया है। दोनों सेम है, बस अंतर है कि हम सबमिशन रेट के जगह पे स्ट्रेस डिटेक्शन रेट का यहाँ पे यूज करते हैं।
उसके बाद एक कलिंग रेट आता है। कलिंग रेट मतलब कि आपके यहाँ जो इनफर्टाइल काव हैं या जो प्रॉब्लम काव है जो कंसीव नहीं कर रही है, उनको आपके फार्म से हटाना है। तो ये क्या है कि करीब-करीब आपका ये 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 95% काऊ को जो है ये कम से कम जो है कि प्रेग्नेंट होना ही चाहिए जब आप सर्विस करा रहे हैं। तो हर साल आप अपने फार्म से 5% एनिमल्स को आप रिमूव करते जाइए और उसका रिप्लेसमेंट जो आपके फार्म में जो बछिया थी उससे हीफर से उसको रिप्लेस करते जाइए। तो ये आपका फार्म अच्छे मेंटेन रहेगा, उसका रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बना रहेगा। ये कुछ टारगेट लेवल हैं, जैसे हमने बताया था कि जैसे ये 60 मीन इंटरवल फ्रॉम फर्स्ट काविंग टू फर्स्ट सर्विस अगर 65 डेज, अगर ये बढ़ करके मीन 70 डेज का हो जाता है तो आप समझिए कि अब हमको इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और हम उसको कैसे ठीक करें। तो जैसे रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी 46% आपका होना चाहिए, ये 35% पे आ गया तो आपको ज़रूरत है कि हमारे फार्म में प्रॉब्लम है, हमको रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी अगर कम आ रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन आपको देता है, तो आप इस पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे तो आप इसको इंटरफेयर करके जो इशू आपके फार्म में आया है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इस व्याख्यान से हमें पता चला, हम जब पढ़े तो समझ में आता है कि जो सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ हर्ड फर्टिलिटी है वो कितना इम्पोर्टेंट है और टाइमली एक्शन इसका अगर लिया जाए तो ये हेल्प करता है, ये सहायता करेगा टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस में, टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म ऑपरेशंस को चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में ये आपका हमेशा मदद करता रहेगा। ये कुछ रेफरेंसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।